Good evening, all of you. Good evening, Pranali. Good evening, Nitisa. Good evening, Kalas. Good evening, Nikita. Good evening, Tisa. Good evening, Vaishnavi. Saili. Good evening, Aniket. Good evening, Pragati. Good evening, Aishwarya. Vedanti, Prachi, Sujal. Very good evening, all. Okay. तो आगे बेटा सभी लोग क्लास लेट हुआ क्या एंड इसके पहले का बहुत से स्टूडेंट दिखाई नहीं दे रहे अभी भी। गुड इवनिंग कस्तूरी। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जल्दी छूटा उसके बाद भी नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, जो आएगा वो पाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ओके चलो, तो जैसे कि बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेल डिवीजन सेल साइकिल का स्टडी किए हैं, बट उसके पहले हम लोगों ने हैप्लॉन्टिक साइकिल और डिप्लॉन्टिक साइकिल का हम लोगों ने स्टडी किए थे। ठीक है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हैप्लॉन्टिक साइकिल और डिप्लॉन्टिक साइकिल जो है इसमें हम लोगों ने देखे थे हैप्लॉन्टिक साइकिल में हैप्लॉइड फेज जो कि गैमेटोफाइट होती है ये डोमिनेंट होती है। डिप्लॉन्टिक में स्पोरोफाइट फेज जो होती है ये क्या है, ये डोमिनेंट होती है। ओके, इसी के साथ साथ ये आपके एनसीईआरटी में कुछ इस तरह का डायग्राम भी, जैसे हैप्लॉन्टिक में ये हैप्लॉइड फेज जो है ठीक है ये डोमिनेंट है, डिप्लॉन्टिक में ये वाला जो फेज है ये डोमिनेंट है। समझ गए? तो ये डायग्राम पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा ताकि हम आगे का पोर्शन कंटिन्यू करें। ठीक है रिद्धि, मैं दिखाता हूँ थर्ड नंबर का स्लाइड। फर्स्ट आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। प्राची बेटा अश्विनी मैम से कांटेक्ट करना। एक्चुअली कल का रिकॉर्डिंग उतना अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन तो भी आप एक बार अश्विनी मैम से कांटेक्ट कर लेना, प्रोवाइड कर देंगे। करेक्ट ऑप्शंस बेटा यहाँ पे आप लोगों को बताना है। आइसोगेमस जो हम लोगों ने इसके पहले स्टडी किए थे, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स। तो क्या ये एग्जांपल क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स एंड राइजोपस, ओके, ये आइसोगेमेट्स है या नहीं है? हेटेरोगेमेट्स में फ्यूकस, वॉल्वॉक्स एंड कारा आता है। आइसोगेमेट्स में क्लेडोफोरा, क्लेमाइडोमोनास एंड ये फोकस नहीं है बेटा, फ्यूकस है। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग करेक्शन आएगा। हेटेरोगेमेट्स में एग्जांपल देखिए राइजोपस, वॉल्वॉक्स एंड ऑल ब्रायोफाइट्स। तो उसके अकॉर्डिंग नीचे ऑप्शंस दिए हैं 1 और 2 करेक्ट, 3, 4 करेक्ट। क्या आ रहा है बताओ? राशि बेटा अपलोड नहीं किया हूँ, बट आपका नीड है तो मैं आज अपलोड कर दूंगा, बट आप एक बार अश्विनी मैम से कांटेक्ट करना, उसके बाद मैं अपलोड करके मैम को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपको वहां से मिल जाएगा। चलो मिल गया बेटा आंसर? ओके वेरी गुड बेटा सुजल, आप सही हो। गुड अनिकेत। चलो जिन लोगों का प्लांट किंगडम हुआ है शायद वो लोग करेक्ट कर सकते हैं, बट फिर भी जरूरी नहीं है कि प्लांट किंगडम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है प्लांट किंगडम के साथ ही साथ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स वहां से ठीक है मैच करता है ये। बाकी लोग रिस्पॉन्स देंगे बेटा जल्दी से। ओके ग्रेट। तो जिन लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर जो है 1 और 2 करेक्ट मीन्स ऑप्शन 1, वो लोग सही है। मीन्स आइसोगैमेट्स के एग्जांपल क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स एंड राइजोपस है, और हेटेरोगैमेट्स जो है फ्यूकस, वॉल्वॉक्स एंड कारा। फ्यूकस, वॉल्वॉक्स और कारा में जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? डिसिमिलर गैमेट होते हैं। लेकिन क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स और राइजोपस में यदि हम देखें तो इसमें सिमिलर टाइप के गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, यूलोथ्रिक्स जो है बेटा ये एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जिसमें दोनों भी गैमेट्स मोटाइल होते हैं। ये याद रखना बेटा, ऐसा आपको स्टेटमेंट आ सकता है कि यूलोथ्रिक्स जो है इसमें दोनों भी गैमेट्स जो है वो कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। ओके,
ये डायग्राम किसका दिख रहा है बेटा? रिस्पॉन्स करेंगे। क्या आप इस डायग्राम को पहचानते हो? यस और नो? वेरी गुड, साइली का आंसर आया है यहाँ पर। नो बेटा कलर्स, गुड अनिकेत। ईश्वरी नहीं, नो मृणाली। कहाँ की डायग्राम है बेटा? एनसीईआरटी है कि नहीं आपके पास, ये बताओ पहले। वैष्णवी, गुड बेटा। ये एन भंडारा कौन है? आई डोंट नो। डायग्राम नहीं दिख रहा है, आप अभी ज्वाइन किए होंगे प्रगति। क्या हो गया डायग्राम को? अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है बेटा? कलर्स नहीं दिखाई दे रहा बेटा? रिज्वाइन करो। बाकी लोगों को दिख रहा है? अभी दिख रहा है? हाँ, जिसको नहीं दिख रहा रिज्वाइन करो। अब दिख रहा है। वेरी गुड बेटा। देखिए कारा जो है, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये कारा का है। अब इसमें मुझे ये बताओ, कारा जो है ये मोनोसियस होता है या डाइसियस? मोनोसियस और डाइसियस की डेफिनेशन के साथ साथ आप आंसर दोगे मुझे। कारा मोनोसियस होता है या डाइसियस? वेरी गुड। मोनोसियस का मतलब क्या होता है बेटा, और डाइसियस का मतलब क्या होता है? वेरी गुड कस्तूरी, ईश्वरी, अनिकेत, वेदांती, बहुत बढ़िया, गुड कल्याणी। कारा जो है ये होता है मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब क्या होता है? जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो है सेम ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अभी बेटा मुझे ये बताएंगे कि कारा में जो मेल सेक्स ऑर्गन्स जो है उसे क्या कहते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स करेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाता है? कल मैंने आप लोगों को इससे रिलेटेड एक क्या कह सकते हैं, इससे रिलेटेड आप लोगों को मैंने एक होमवर्क दिया था। नो बेटा निकेत, एंथ्रेजॉइड्स और आर्केगोनिया जो है ब्रायोफाइट्स में आता है। कल्याणी नो, सभी लोग गलत है। उगोनियम, एंथ्रेडियम ये भी ब्रायोफाइट्स में आता है। कौन सा क्वेश्चन दिखाना है बेटा? क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, अभी क्वेश्चन नहीं दिखाया, इसी डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा हूं मैं। फर्स्ट वाला, फर्स्ट यही वाला डायग्राम है बेटा, कलर्स। ओके, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है कारा के रिस्पेक्ट में क्या कहेंगे, ये बताओ बेटा। आप फिर से शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो रहा है बेटा। दिख रहा है क्या अभी? मेगा स्पोर नहीं होता है बेटा, एंथ्रेडियम नहीं है। आप लोग यार स्टडी नहीं करते हो अच्छी तरह से। मैंने क्या कहा, एनसीईआरटी के एक एक डायग्राम भी देखना है। बाइसेक्सुअल कैसे हो गया अभी ये? ग्लोब्यूल और न्यूक्लियस, कल मैंने टर्म रिप्रेजेंट किया था आप लोगों को, याद है? ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल क्या होता है ये पढ़ के आने के लिए कहा था। नहीं पढ़ोगे तो इस बार के टेस्ट में भी स्कोर आपके ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। वेरी गुड बेटा, प्राची का भी आंसर आया है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। मेल सेक्स ऑर्गन जो है कारा में, ओके, ये कहलाता है ग्लोब्यूल। ये आपके एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, ठीक है। और प्राची ने सिर्फ मुझे न्यूक्लियल टर्म जो है ये बताया। तो न्यूक्लियल जो होता है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है बेटा, समझे? और हमेशा देखना यहाँ पे उगोनियम जो होता है, उगोनियम मतलब न्यूक्लियस जो होता है ग्लोब्यूल के अपर पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। मतलब यहाँ पे आप देखो,
ये ग्लोब्यूल के अपर पोजीशन पे फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है ऑक्यूपाई होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि आपको यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे एक आपको क्या है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यूगोनियम जो है वो अपर पोजीशन पे लाई करता है और इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो ऊगेमस टाइप का होता है। कैसा होता है? ऊगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन जो है देखने को मिलेगा। ये याद रखना बेटा, ऊगेमस होता है, एक आइसोगेमस होता है और एक एनाइसोगेमस होता है। समझे? ऊगेमस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो कारा में देखने को मिलता है। ऊगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन मींस क्या होता है? जब मेल और फीमेल गैमेट्स जो है दोनों भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो उसके लिए ये टर्म रिप्रेजेंट होता है। समझे? चलो, तो इसी के साथ आगे का जो पोर्शन है मींस हमारा मेन सेल साइकिल, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे यदि हम देखें तो ये जो आप लोगों को जो डायग्राम जो दिखाई दे रहा है, ये आपको सेल साइकिल का डायग्राम दिख रहा है। थर्ड स्लाइड बेटा मैं दिखाता हूँ, बाद में दिखाता हूँ बेटा मैं, ठीक है? थोड़ा सा भी ये देख लेते हैं, लास्ट में मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है? रिमाइंड करा देना मुझे, साइली और रिद्धि को भी देखना है। हाँ, तो अभी देखिए यहाँ पे ये जो है सेल साइकिल, ठीक, जिसमें हम लोगों ने कल जो स्टडी किए थे, काम करते हैं अगेन हम लोग ना सेल साइकिल को लेकर के जो भी कंसेप्ट है हम विद द हेल्प ऑफ जो है क्या कहते हैं वीडियोस हम समझते हैं, ठीक है? ताकि आपके कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, चलो हाय, दिखाई दे रहा हूँ क्या मैं? हेलो, प्रॉपरली दिख रहा हूँ? कंटिन्यू करें? ओके ग्रेट। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हम लोग सेल साइकिल का स्टडी कर रहे हैं। सेल साइकिल की यदि हम बात करें तो एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। ठीक है, क्या होता है? माइटोसिस और एक मियोसिस। जैसे कि सपोज हम यहाँ पे ये एक हैप्पी सा पर्सन आपको जो दिखाई दे रहा है, ओके, यदि हम इसके बॉडी की यदि हम बात करें तो इसका कंप्लीट वोल बॉडी पार्ट जो होता है वो होता है डिप्लॉइड। कैसा होता है? कंप्लीट बॉडी पार्ट जो होता है ये होता है डिप्लॉइड। आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से, ठीक है? हमारा कंप्लीट जो बॉडी का पार्ट है मींस डिप्लॉइड मींस यहाँ पे क्रोमोसोम्स यदि हम देखें तो कैसे होंगे बेटा? डबल 2n के फॉर्म में होते हैं। फिर डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में हमारा जितना भी बॉडी सेल्स की हम बात करें, जैसे हम स्किन की बात करते हैं, ठीक है, नॉट ओनली स्किन, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो कंटिन्यू हमारा बेटा ये स्किन का जो पार्ट है डेड होते रहता है, डिस्ट्रॉय होते रहता है। बोन मैरो की हम बात करें या ब्लड की हम बात करते हैं तो कंटिन्यूअसली क्या है? रप्चर होता है, क्योंकि यूटिलाइज होगा ना, हो सकता है कुछ जम्स आए तो उस जम्स के साथ भी वहां पे इंटरेक्ट कर रहा है जिसकी वजह से वो किल हो जाएगा। तो हमेशा बेटा क्या होगा? इस डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में सेल को डिवाइड करना पड़ेगा, तो वन पेरेंटल सेल से कंटिन्यूअसली 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। तो जब भी इस डिप्लॉयड सेल से 2 डिप्लॉयड सेल का जब फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो इस फिनोमिना को कहते हैं माइटोसिस। इट इज आल्सो नोन एज सोमेटिक सेल डिवीजन। क्या कहते हैं इसे? सोमेटिक सेल डिवीजन भी इसे कहते हैं, या फिर इसे इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। क्यों इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं? बिकॉज यहाँ पे डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट में भी थे और एज इट इज उसके डॉटर प्रोजेनी में भी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो ट्रांसफर होंगे। ठीक है, लीवर का कभी पार्ट खराब हो गया तो लीवर में भी माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी, एज इट इज पैनक्रियाज में भी हो जाता है, ठीक है, बट जनरली स्किन में तो कंटिन्यूअसली चलते रह रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे ये क्या हो रहा है? इक्वेशनल डिवीजन हमारे बॉडी में कंटिन्यूअसली होते रहता है, क्योंकि हमारा बॉडी छोटे से जो कंप्लीट बड़ा हो रहा है, तो कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी में माइटोसिस का प्रोसेस जो है वो देखने को मिलेगा, जिसे सोमेटिक या इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। ये समझ में आ गया बेटा माइटोसिस? इसके बाद नेक्स्ट आता है, गुड, ठीक है, आर्यन का भी आंसर आया है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सा? मियोसिस क्या होता है। अब मियोसिस की यदि हम बात करें तो मियोसिस मींस इसे कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन।
क्या कहेंगे इसे, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन में देखो ये जो डिप्लॉइड सेल्स है, इस डिप्लॉइड से जब न्यू प्रोजेनी जो बनती है तो इस डिप्लॉइड सेल से क्या चीज बेटा, हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होंगी, जो आगे चल के फर्दर डिवाइड होके वन पेरेंटल सेल से 4 हैप्लॉइड गैमेट्स का प्रोडक्शन करता है। क्या चीज बेटा, 4 हैप्लॉइड गैमेट्स का प्रोडक्शन करता है। तो मियोसिस की यदि हम बात करें तो ये प्रोसेस हमारे मेल और फीमेल में कुछ ऐसे रीजन होते हैं, स्पेशल पार्ट होते हैं जहां पे स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, मेल में यदि हम देखें तो स्पर्मेटोगोनियम सेल, क्या चीज, स्पर्मेटोगोनियम सेल, और फीमेल में जो होता है oogoनियम सेल। स्पर्मेटोगोनियम एंड oogoनियम जो होता है, यहां पे क्या चीज बेटा, मियोसिस होता है। तो डिप्लॉइड सेल्स जो है क्या हैप्लॉइड गैमेट्स को बनाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे डबल क्रोमोसोम रहेगा, क्रोमोसोम यहाँ पे सिंगल हो जाएगा और ये आकर के इधर क्या होगा और फर्दर डिवाइड होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट को ये वाले पार्ट में कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे रिडक्शनल है और ये कैसे नहीं है। ठीक है, रिडक्शनल तो इधर होना चाहिए, ऐसे कई लोगों का जो है मानना रहता है। बट आज मैं यहाँ पे कुछ कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा आप लोगों को, तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ओके। सिद्धेश बेटा आ गए क्या, क्लास में हो क्या? सिद्धेश दिखाई नहीं दे रहा आज। दुष्यंत, यार कुछ लोगों के डाउट थे और वो लोग क्लास में नहीं है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। चलो कोई बात नहीं। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या चीज, सेल साइकिल हम लोग स्टडी कर रहे हैं, माइटोसिस और मियोसिस हम समझ रहे हैं। मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल सेल डिवीजन, जो कि हमारे स्पेशल सेल्स, मतलब मेल में क्या चीज, टेस्टिस, और फीमेल में ओवरी में ये प्रोसेस हो रही है। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है तो लेते रहो, मैं बीच में जब पीछे हटता हूं तो ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो मेल में क्या चीज बेटा, टेस्टिस में मतलब स्पर्मेटोगोनियम सेल होता है, फीमेल में ओवरी, जहां पे oogoनियम सेल्स प्रेजेंट होती है, वहां पर क्या चीज, ये प्रोसेस हो रहा है। कौन सा प्रोसेस हो रहा है बेटा, मियोसिस का। ठीक है, अब ये कैसे होता है, तो आपको याद होगा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का स्टडी किया है, ठीक है, क्या चीज, हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो स्टडी किए हैं, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखे बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेल गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है या फीमेल गैमेट का हम बात करें, तो मेल गैमेट मींस स्पर्मेटोगोनियम सेल जो होती है, क्या चीज, स्पर्मेटोगोनियम सेल सबसे पहले माइटोसिस करता है, याद आ रहा है, और माइटोसिस की हेल्प से यहाँ पे क्या होगा बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा। क्या चीज, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा। और यही चीज हम लोग यदि फीमेल में देखें तो oogoनियम सेल होती है, oogoनियम सेल भी माइटोसिस करेगा, और oogoनियम सेल माइटोसिस करके ये क्या है, प्राइमरी oogoनिया का फॉर्मेशन करेगा, जिसे प्राइमरी oocytes भी कहते हैं। क्या चीज, प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन करेगा, जो कि जनरली ये कैसे होंगे बेटा, डिप्लॉइड होंगे। फिर डिप्लॉइड होने के बाद फिर आगे इसमें क्या होता है बेटा, अब यहाँ पे मियोसिस होगा, इसमें भी मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद फाइनली अब क्या होगा बताइए, मियोसिस के बाद इसमें क्या होगा, स्पर्मेटोगोनियम हैप्लॉइड स्पर्म मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पे ओवम या फिर एग का फॉर्मेशन होता है, ये पढ़े थे, जो कि कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो डिप्लॉइड बॉडी से हैप्लॉइड सेल का क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जो क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जा रहे हैं, जो कि डिप्लॉइड थे 2n, वो कैसे हो जा रहे हैं बेटा, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जा रहे हैं, इसलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। समझ में आ गया बेटा, क्लियर हुआ? कई लोगों के रिस्पॉन्स दिख रहे हैं मुझे। बेटा ह्यूमन में हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक नहीं होता, वो प्लांट का लाइफ साइकिल है बेटा। ठीक है, चलो क्लियर हो गया ये वाला पार्ट, वेरी गुड। तो इसमें देखो सिंपल कंसेप्ट याद रखो, क्या हो रहा है बेटा, देखो ये एक सेल है जो कि डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड सेल ने क्या किया बेटा, 2 हैप्लॉइड सेल को प्रोड्यूस किया। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन यहीं पर होता है, हम मियोसिस देख रहे हैं, मियोसिस।
तो मियोसिस का फेज जो है ये 2 पार्ट में कंप्लीट होता है। पहले आता है मियोसिस 1, तो ये मियोसिस का फर्स्ट स्टेज होगा। इसके बाद आता है मियोसिस 2, तो ये वाला जो है ये क्या कहलाएगा बेटा, मियोसिस का सेकंड स्टेज कहलाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 1 डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सिंपल सा इवेंट है। तो फाइनली आज के इस लेक्चर में हम लोग मियोसिस का स्टडी करने वाले हैं। कल माइटोसिस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, आज हम लोग मियोसिस देखेंगे। ठीक है, नहीं बेटा ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा वैष्णवी, डिप्लॉन्टिक एप्लॉन्टिक की बात ही नहीं आ रही यहाँ पे, ह्यूमन के लाइफ साइकिल में ऐसा नहीं होता है। ओके, क्लियर हुआ? आगे बढ़े, किसी को कुछ पूछना है इतने पार्ट में? रिस्पॉन्स करो जल्दी से। चलो आगे देखें। यार मैसेज नहीं मिला मुझे। नो सर, क्लियर है। चलो ओके, अब हम लोग यहाँ पे मियोसिस ये समझेंगे। तो मियोसिस की बात यदि हम करें, ठीक है, सेल साइकिल हम लोग देख रहे हैं जिसमें हम लोग मियोसिस देख रहे हैं। तो आप जानते हो बेटा, कोई भी सेल डिवीजन हो, माइटोसिस या मियोसिस, तो यहाँ पे 2 फेज होती है। एक होती तैयारी, हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है, जिसे प्रिपरेशन बोलते हैं, और दूसरा होता है डिवाइडिंग। ओके, हाँ, तो देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पे मियोसिस समझ रहे हैं। तो मियोसिस को समझने के लिए पहले हमको वही प्रिपरेशन कैसे होता है वो देखना पड़ेगा। प्रिपरेशन मतलब प्रिपरेटरी फेज, जिसे क्या कहते हैं, इंटरफेज। इंटरफेज में वही 3 फेज आएंगी, कौन कौन सा आएगा बताओ? एक तो G1 फेज आएगा, S फेज आएगा और G2 फेज आएगा। डिवाइडिंग फेज जो होता है ये होता है क्या चीज, M फेज। अब इस तरह से सेल साइकिल हम देखें तो एज इट इज सिमिलर, कल हम लोगों ने देखे थे बेटा। यहाँ पे यदि हम देखें तो 95% पोर्शन जो होता है वो इंटरफेस का होता है, सिर्फ 5% जो होता है ये एम फेज होता है। समझ गए? तो ये इंटरफेज हो गई हमारी। इस इंटरफेज में यदि हम देखें तो सबसे पहले क्या आएगा, G1 आएगा, फिर उसके बाद क्या आता है बेटा, S फेज आता है, फिर आता है G2, फिर M फेज आता है। M फेज में क्या आएगा, प्रोफेज, फिर क्या आएगा, मेटाफेज, फिर क्या आएगा, एनाफेज, फिर क्या आएगा, टीलू फेज। हाँ, इस सीक्वेंस में चल रहे तो इसका सीक्वेंस बदल देंगे हम। ओके, समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी की है। ओके, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग G1 फेज की यदि बात करें, कौन सा, G1 फेज। तो G1 फेज मींस क्या, व्हाट? तो पहली चीज तो सेल डिवीजन की कौन से फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन जो है कहाँ पे होता है, एस फेज में। तो एस फेज में 2 चीजें हो रही है जो आपको याद रखना है। एक तो डीएनए रेप्लिकेट होगा, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एस फेज में होगा, और साथ ही साथ सेंट्रोजोम्स जो हम लोगों ने स्टडी किए थे, याद है, सेंट्रोजोम्स का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन भी जो है ये एस फेज में होगा। बट ये जो प्रोसेस एस फेज में हो रही है, इसके लिए हमें यहाँ पर जो नेसेसरी प्रोटीन चाहिए वो कहाँ पे बनाना पड़ेगा। सारी प्रोसेस एक ही जगह पे नहीं हो सकती ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा एक घर है, तो हमारे घर में हॉल अलग होता है, किचन अलग होता है। किचन में हम खाना, जो कुकिंग जो होती है किचन में ही होती है। ऐसा नहीं कि हॉल में आके खाना बनाना चालू कर दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो एज इट इज यहाँ पे अलग अलग जो है जगह है, ठीक है। मीटिंग कहीं और चल रही है, खाना कहीं और चल रहा है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग एक्टिविटी के लिए यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग, जगह हो गई। क्लियर हुआ? तो इस तरह से G1 फेज जो है, ऑल नेसेसरी प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स का सिंथेसिस जो है वो G1 फेज में होगा। मियोसिस और माइटोसिस में सेम होता है बेटा। S फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन और सेंट्रोजोम्स का रेप्लिकेशन होगा। फिर आता है G2 फेज। G2 फेज में जो M फेज के लिए नेसेसरी एंजाइम है, ठीक है, नेसेसरी एंजाइम्स का सिंथेसिस जो है मींस डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स, यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेल्स है मींस माइटोकॉन्ड्रिया, साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट की यदि हम बात करें तो इसका जो डुप्लीकेशन है, सिंथेसिस है, वो कहां पर होता है, G2 फेज में होता है। फिर फाइनली सेल जो है जंप कर जाती है कहां पे, M फेज में। तो यहां तक के समझ में आ गया बेटा, एकदम इजी है ये, ऑलरेडी हम कल स्टडी कर चुके हैं। टाइम है ना अभी हमारे पास? ओके, हाँ ठीक है। तो अभी आपका अच्छे से बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। देखिए बेटा, माइटोसिस और मियोसिस दोनों में ये प्रोसेस सेम होता है,
अभी हम लोग मियोसिस पढ़ रहे हैं। प्राची बेटा गलत साइड आपका मैसेज आ रहा है, मुझे दिखेगा नहीं, ठीक है बेटा। जीवन में क्या होता है, जीवन में बेटा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स जीवन में सिंथेसाइज होता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का सिंथेसिस डुप्लीकेशन G2 में होता है। क्लियर हो गया? और किसी का सेल का डाउट आएगा? ओके आगे बढ़े। अभी अब हम लोग एमफेज देखेंगे, ठीक है। तो एमफेज को समझने के पहले बेटा मियोसिस का एक सिंपल सा लॉजिक जो है, सिंपल सा ट्रिक जो है वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन पहले देखिए जो एस फेज है, एस फेज में जैसे कि सपोज ये हमारी एक सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, और इस सेल के न्यूक्लियस में इस तरह से टोटल कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है? 46 क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होगा, तो देखो डीएनए यहाँ पे इनसाइड इस तरह से है, ठीक है। तो एस फेज में सिर्फ डीएनए क्या हो रहा है? डुप्लीकेट हो रहा है। तो डीएनए का डुप्लीकेशन जो होगा तो क्या होगा? इस तरह से बेटा ये उसी सेंट्रोमियर से अटैच्ड होके डीएनए क्या हो गया? रेप्लिकेट हो गया। दिखाई तो देगा हमको कंप्लीट क्रोमोसोम के समान, बट क्रोमोसोम हम कब तक नहीं कहेंगे? जब तक सेंट्रोमियर दो पार्ट में स्प्लिट ना हो जाए तब तक के। कलर समझ में आया या फिर मैं फिर से समझाऊं? देखो ये क्रोमोसोम है इस तरह से, एक बॉडी को बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसके इनसाइड में इस तरह से ये डीएनए है। तो डीएनए का इधर भी जब सिंथेसिस होगा तो डीएनए का ही डुप्लीकेशन हो रहा है, बट वो अटैच सेंट्रोमियर से ही रहेंगे, ओके। इस तरह से यहाँ पे ये डुप्लीकेशन ऑफ द डीएनए हुआ, रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए हुआ। ये एक ही क्रोमोसोम है, इसलिए हम एस फेज में क्या देखते हैं बेटा? क्रोमोसोम कंटेंट जो होता है 2C से 4C हो गया। बट यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम जो थे कितने बेटा? 46 के 46 या फिर 23 पेयर में जो होते हैं डिप्लॉइड के डिप्लॉइड ही रहेंगे, ना तो हैप्लॉइड हो रहा है ना ही टेट्राप्लॉइड हो रहा है। जितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है इस सेल में उतने ही रहेंगे। ये पार्ट आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कल कंफ्यूजन हो रहा था किसी को, अभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ओके ठीक है। तो ये एस फेज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आप लोगों को याद रखना है, ओके। अब यहाँ पे यार वो डायग्राम मिटा दिया, फिर से बता दे रहा हूँ। इसमें देखो ये जो क्रोमोसोम जो होते हैं ना इस तरह से, इस क्रोमोसोम पे मैंने यहाँ पे डीएनए को डुप्लीकेट करके इस तरह से जो बनाया हूँ, ठीक है। ये समझ लो बेटा ये मेन क्रोमोसोम है और ये उसका डुप्लीकेट वाला पार्ट है, ठीक है, मींस डीएनए का डुप्लीकेशन। तो इस तरह से जब एस फेज आती है तो एस फेज में यहाँ पे हम लोग इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्रोमेटिड। अब ये क्रोमोसोम नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? क्रोमेटिड। ये वाला भी क्रोमेटिड है, तो ये वाला क्या होगा? ये भी क्रोमेटिड होगा। ये दोनों क्रोमेटिड जो है तो इसको क्या कहते हैं बेटा? सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये एक क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम है, तो इस तरह से बेटा ये जो दोनों क्रोमोसोम है, तो ये दोनों क्रोमोसोम के लिए हम टर्म यूज करते हैं, क्या चाहिए बेटा? दोनों क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम है। क्या कहलाएगा ये? होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है, कलर चेंज कर लेता हूं। अब यदि हम इन दोनों की बात करेंगे तो ये भी क्रोमेटिड और ये भी क्रोमेटिड है, तो इसके लिए यहाँ पे टर्म यूज होता है, दोनों अलग अलग है, तो इसको क्या कहेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। आगे आने वाले पार्ट में ये पार्ट जो है कंसेप्ट बहुत काम में आएगा, इसलिए मैं आपको अभी यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। क्रोमेटिड क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड क्या है? दो होमोलोगस क्रोमोसोम और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। यदि हम देखें तो एक क्रोमोसोम पे दोनों है, तो ये भी क्रोमेटिड है और ये भी क्रोमेटिड है, बट दोनों साथ में है, तो साथ में रहने की वजह से इसको क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। इसके साथ ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, ऐसे दो क्रोमोसोम हो गए। तो इसके ये दोनों जो पार्ट है, ये दोनों के लिए हम क्या कहेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। समझ में आ गया? क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? किसी को कुछ पूछना है इसमें? हेलो, रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक के? नहीं आया मीन्स सब ओके है ना? कुछ भी ओके नहीं है क्या? समझो। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑल क्लियर है? चलो रिस्पॉन्स लेट आ रहा आपका, ठीक है बेटा। हाँ तो अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। मियोसिस में एक्चुअल क्या होता है? तो मियोसिस को एक शॉर्ट समरी में हम समझते हैं पहले। कल जो हमने माइटोसिस देखे वो बहुत काम में आने वाला आज बेटा, ठीक है। और जिसको कल का माइटोसिस नहीं समझा होगा तो आज समझ लो, माइटोसिस भी समझ जाएगा, मियोसिस भी समझ में आ जाएगा।
उसके बाद एनसीईआरटी का एक एक लाइन जो है हम लोग डिक्टेशन के थ्रू जैसे हम पहले करते थे वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे, तो सारी चीजें हमारी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके चलो, तो अभी यहाँ पे देखिए मियोसिस के इवेंट्स को यदि हम देखें तो सबसे पहले तो देखो ये हमारा जो है सेल है, ठीक है। सेल में इस तरह से क्रोमोजोम है, कितने क्रोमोजोम है बेटा, ये है 46 क्रोमोजोम, ठीक है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 का जो इवेंट जो होता है वो कैसे होता है वो समझ रहे हैं। तो ये 46 क्रोमोजोम है। सबसे पहले एस फेज और इंटरफेज में क्या हुआ, इसका डुप्लीकेशन हुआ, तो क्रोमोजोम तो 46 ही रहेंगे, बट डीएनए कंटेंट 2C से कितना हो गया बेटा, 4C हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ बेटा, मियोसिस 1 हुआ। मियोसिस 1 होने पर क्या हुआ, एक ये वाला जो क्रोमोजोम है इधर आ जाएगा, एक ये वाला क्रोमोजोम जो है इधर चला जाएगा। समझ में आ गया। एज इट इज सिमिलर, दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम जो रहेंगे वो क्या होंगे, इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। ये क्रोमेटिड इस तरह से। तो अब मुझे बताओ ये 46 क्रोमोजोम थे, ये 46 से 23 इधर आ गया और 23 इधर आ गया, मतलब ये जो था ये कैसा था, डिप्लॉइड था। अभी ये क्या हो गया, हैप्लॉइड हो गया, हाफ हो गए ना क्रोमोजोम नंबर, समझे। तो मियोसिस 1 को कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है कि मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है या फिर मियोसिस 2 रिडक्शनल डिवीजन है। तो हमेशा याद रखना बेटा, रिडक्शनल डिवीजन जो है वो होता है मियोसिस 1, क्योंकि मियोसिस 2 जो है एज इट इज सिमिलर टू माइटोसिस, ठीक है। समझ में आ गया, हेलो क्लियर हुआ, यहां तक के पार्ट क्लियर है। एक एक पार्ट समझना बहुत जरूरी है बेटा, अच्छे से क्लियर करना हम लोगों को। ओके, अब देखिए अभी यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो होमोलोगस क्रोमोजोम है ये सेपरेट हो गए हैं, क्योंकि ये क्रोमोजोम पेयर में होते बेटा। तो मैं आपको एक क्रोमोजोम का बता रहा हूँ, ऐसे ही सेल के अंदर कितने टोटल 46 क्रोमोजोम है जो आपस में इस तरह से पेयर में प्रेजेंट है। तो ये जो पेयर में जो होमोलोगस क्रोमोजोम प्रेजेंट था वो क्या हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। अभी अलग होने के बाद अब यहाँ पे आएगा मियोसिस 2। जब मियोसिस 2 यहाँ पे आएगा तो मियोसिस 2 में क्या होगा बताओ, मियोसिस 2 में अभी यहाँ पे इस तरह से ये जो सेंट्रोमियर से ये भी स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होने की वजह से ये वाला क्रोमेटिड, ये वाला क्रोमेटिड, ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड, ये सारे के सारे क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो देखो बेटा रेड वाला इधर आ गया, फिर उसके बाद ब्लैक वाला जो है, ब्लैक वाला कलर कहां गया, हाँ ये ब्लैक वाला इधर आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ इस तरह से ये देखो यहाँ पे 4 डिफरेंट क्रोमेटिड जो है वो अलग अलग सेपरेट होगा, तो ये हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम कहलाएगा, समझे। मतलब जो क्रोमेटिड है वो भी सेपरेट होते हैं और आगे चल के हैप्लॉइड क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ में आ गया बेटा। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस हो रही है। किसी का डाउट आया है इस वजह सर मियोसिस 2 को माइटोसिस, हाँ मियोसिस 2 एज इट इज सिमिलर टू माइटोसिस, हम माइटोसिस बोल सकते हैं बट मियोसिस 2 है ये, समझ गए। ये मेन कंसेप्ट है बेटा मियोसिस का, ठीक है। अब हम मियोसिस में, अब देखो ये इतना आसान नहीं है, ऐसा थोड़ी कि इसको बोल दे कि इसको अलग हो जाए और इसको अलग हो जाए खेल खत्म, ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जो आती है वो क्या है वो हम समझेंगे। क्या बताना बेटा, क्लास 2C 4C बताए। 2C 4C मींस बेटा डीएनए का कंटेंट है ये, डीएनए का कंटेंट मतलब यहाँ पे देखो, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं सर ये जो है ये ऐसा ही है, बट यहाँ के कंपैरिजन में ये है, ये सेल का ओरिजिनल स्टेज जो है पहले ऐसा था ना बेटा, ये वाला, ये 46 क्रोमोजोम है, इसमें ये डीएनए डबल हो गया है। तो पहले डीएनए यहाँ पे 2C था, यहाँ पे आके 4C हो गया है, 1 2 3 4 ऐसा है, 1 2 डीएनए 1 2 3 4, तो डीएनए कंटेंट 2C से क्या हो गया 4C। कल समझा बेटा, शायद ये डाउट आ रहा होगा आपको, रिस्पॉन्स करो जल्दी से कलस। ओके गुड, अब हाँ क्लियर है, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी होमोलोगस में कितने सेंट्रोमियर होंगे बेटा, एक होमोलोगस क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर है, समझे। ये एक पार्ट हो गया, ये हो गया, तो ऐसे 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों अलग अलग जा रहे हैं, तो ये एक सेंट्रोमियर है। इस तरह से एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसमें 2 क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड आगे सेपरेट होते जा रहे हैं, टूट रहा है, समझा, क्लियर हुआ। ओके हाँ वो
दो सेंट्रोमियर में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के टर्म में हम समझ सकते हैं, बट हम क्रोमोसोम के नंबर के अकॉर्डिंग जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो उसको हम एक कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है बेटा रिद्धि? हाँ चलो, तो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम देखेंगे, मींस फाइनल, अब जो मेन स्टेज जो है, ठीक है, क्योंकि देखो मियोसिस 1 कह देने से और दो होमोलोगस सेपरेट हो गए ऐसे बोलने से नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस 1 जो है इसमें प्रोफेज 1 आती है, और प्रोफेज 1 जो है अच्छे बच्चों की हालत खराब कर देता है। कई लोगों को प्रोफेज 1 में बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं, आज आपके वो सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रोफेज 1 हम समझेंगे। प्रोफेज 1 में आपका बहुत सारा कंसेप्ट जो है छिपा हुआ है। यदि प्रोफेज 1 अच्छे से समझ में आ गया, ये सारा पार्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसी के साथ साथ एनसीईआरटी ले सकता हूँ, बट एनसीईआरटी डिक्टेशन लूंगा तो फिर हमारा जो बाकी का पोर्शन है वो यहीं पे रह जाएगा, इसलिए मैं इंटायर जो कंसेप्ट है वो बता रहा हूँ, साथ ही साथ मैं स्लाइड भी शेयर नहीं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, सबसे पहले कंप्लीट जो इवेंट है वो समझ लो, टाइम बचा तो हम स्लाइड शेयर करेंगे, नहीं बचा तो आप एनसीईआरटी पढ़िए आज। ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका एनसीईआरटी डिक्टेशन ले लूंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते बेटा। हाँ बेटा, एक क्रोमेटिड में एक सेंट्रोमियर होता है बेटा। हाँ बेटा कल्याणी, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब यहाँ पे मियोसिस जो है बेटा, यदि हम देखें तो दो फेज में होता है, एक तो मियोसिस 1 होता है, दूसरा मियोसिस 2 होता है। ग्रीन कलर नहीं लिखना है, शायद कल बोले थे, याद आ गया मुझे। ठीक है, अब मियोसिस 1 जो है आपको एक प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज होता है, एनाफेज आएगा और टीलोफेज आएगा, मतलब प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। समझ रहे हो? शॉर्ट फॉर्म समझ में आ रहा ना? ट्रिक बताया था मैंने, पी मैट, समझे? तो पी मैट याद रखिए, सारी चीजें इजीली याद रहेंगे आपको। ओके चलो, तो अभी हम लोगों को यहाँ पे आज सबसे पहले प्रोफेज 1 समझना है। लेकिन बेटा प्रोफेज 1 को भी यदि हम देखें तो प्रोफेज 1 जो होता है इसमें इसकी भी 5 स्टेप्स होती है। ठीक है, कितना टोटल यहाँ पे 5 स्टेप्स होता है, जिसमें लेप्टोटीन आता है, ज़ाइगोटीन आता है, पैकाइटिन आता है, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ऐसी 5 स्टेज यहाँ पे होती है, ये याद रखना है। इसको याद रखने का सिंपल ट्रिक ये याद रखो, LZPDD, ठीक है, या फिर LZPD²। ठीक, मैंने तो ऐसे याद रखा हूं बेटा। ठीक, आप इस LZP पे किसी भी टाइप का रिदम लैंग्वेज जो है फोनेटिक्स आप बना सकते हो। ठीक, या फिर डायरेक्टली याद होता है तो ऐसा भी याद रख सकते हैं। ठीक है, सुजल का भी सेम आंसर आया बेटा। चलो, तो यहाँ पे पहला क्या आएगा, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। क्या चीज आएगा सबसे पहले? एल मतलब होता है लेप्टोटीन। क्या आता है बेटा? फर्स्टली लेप्टोटीन, फिर आएगा जाइगोटीन, जाइगोटीन के बाद क्या आता है? पैकाइटिन। अब मैं इसे पैकाइटिन बोलता हूँ, कुछ लोग पैचिटीन बोलते हैं। ठीक है, तो आप जो भी प्रोनाउंस करना चाहो, बट एक्चुअली सही प्रोनाउंसिएशन जो है इसका पैकाइटिन है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या आएगा हमारा? डिप्लोटीन, और लास्ट में आता है डाइकाइनेसिस। तो हम लोगों को बेटा मियोसिस में यदि कुछ समझना है, और जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है प्रोफेज 1, क्योंकि बाकी सारे इवेंट्स जो है सारे चीज समझ में आ जाएंगे, सिर्फ आपको यही वाला पार्ट अच्छी तरह तो मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 में सबसे पहले आता है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन मतलब देखो, यहाँ पे मैं डायरेक्टली सारी चीजें डायग्रामेटिकली जो है वो समझाने वाला हूँ। ठीक है, यदि हम यहाँ पे फर्स्ट हम देख रहे हैं, क्या चीज देख रहे हैं बेटा? मियोसिस 1 देख रहे हैं। मियोसिस 1 का प्रोफेज जो है 1 देख रहे हैं। प्रोफेज 1 में हम लोग सबसे पहले लेप्टोटीन समझ रहे हैं। लेप्टोटीन की हम बात करें तो क्रोमोसोम ओरिजिनली एक सेल में कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है बेटा। ठीक है, आप अटक गए सर, अभी आ तो रहे ना? हेलो बेटा, फ्लक्चुएशन हो रहा है क्या? वीडियो पॉज हुआ था क्या? अभी आ रहा है ना? हाँ चलो ठीक है, हो सकता है नेटवर्क फ्लक्चुएट हुआ होगा,
अभी ओके है बेटा? प्राची गलत साइड मैसेज कर रहे हो आप, मैंने पहले भी बताया हूँ। देखिए वहां पे मेरे दो नेम आ रहे हैं, एक होस्ट करके आ रहा है और एक को होस्ट। आपको होस्ट में बेटा मैसेज करना है। अभी ओके है? 2 मिनट स्लाइड पॉज था, ठीक है। स्लाइड पॉज होगा, हैंड रेस कर दो और साथ ही साथ चैट पे भी बता दो, तो मैं रुक जाऊंगा, मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। कहां से ये वाला पार्ट समझा गया, ये बताओ पहले। इधर का समझ में आ गया? ठीक है, ये यहाँ पे पॉज हुआ होगा। देखो मियोसिस हम पढ़ रहे हैं, मियोसिस 1, प्रोफेज 1, लेप्टोटीन हम देख रहे हैं। ओरिजिनली क्रोमोसोम ऐसा बिखरा हुआ रहता है, एक्चुअली ऐसा भी नहीं, मतलब यदि हम देखें तो ये पहले तो ये कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्रोमोसोम का कंडीशन हमें ये देखने को मिलेगा। फिर फाइनली जब लेप्टोटीन स्टार्ट होता है तो क्रोमोसोम कंडेंस्ड होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम जो है लेप्टोटीन वाले स्टेज में क्या होगा, कंडेंस्ड होगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है। मींस कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कहां पर होगा, लेप्टोटीन में होगा, ठीक है। और इसी फेज में अब देखो लेप्टोटीन में कंडेंसेशन हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये जो क्रोमोसोम है इसमें डीएनए का कंटेंट एस फेज हम लोग पढ़े, याद है ना आपको? एस फेज जो है, तो देखो यहाँ पे जो स्टेप जो आएंगी इस तरह से, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम में बता रहा हूं बेटा, ठीक है। इस तरह से ये एक हो गया। इसी के साथ साथ बेटा देखो ये डीएनए का कंटेंट डबल हुआ था, 2C से 4C, याद आ रहा है? तो सिर्फ क्रोमोसोम जो है, देखो पहले की कंडीशन तो पूरा थ्रेड लाइक क्रोमोसोम था। फिर उसके बाद जब एस पेज आया, डीएनए डबल हुआ, फिर यहाँ पे ये जो है ये कुछ इस तरह से जो था क्रोमोसोम, ठीक है, स्ट्रेच फॉर्म में था। तो वो क्या कॉम्पैक्ट होता है, विजिबल होता है। तो इस तरह से यहाँ पे लैक्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम जो है हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो लैक्टोटीन में क्या करना बेटा, दोनों भी क्रोमोसोम जो है ये टाइटली पैक्ड होते हैं। बोथ क्रोमोसोम क्या होगा, टाइटली पैक्ड हो जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना है, लैक्टोटीन में दोनों भी क्रोमोसोम जो हो गए वो क्या होगा बेटा, टाइटली पैक्ड होगा। तो ये हो गया हमारा प्रोफेज 1 का फर्स्ट स्टेप। ज्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझाऊंगा, जो मेन कंसेप्ट है वो समझाऊंगा। और आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एक एक लाइन एनसीईआरटी का कवर भी होगा, ऐसा नहीं कि कुछ मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो लैक्टोटीन हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है बेटा जाइगोटीन। सेकेंड स्टेज जो है ये क्या है, जाइगोटीन। अब जाइगोटीन में क्या हो रहा है, तो आपको मालूम है जैसे जाइगोट फॉर्म होता है, जब जाइगोट फॉर्म होता है तो मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम दोनों फ्यूज हो जाते हैं, जाइगोट बन जाता है, मतलब पेयरिंग हो रही है ना। तो एज इट इज सिमिलर, देखो ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों एक दूसरे के पास में आएंगे और दोनों को क्या होगा, ऐसा पेयरिंग होगा। तो पेयरिंग यहाँ पे होता है बेटा जाइगोटीन स्टेज में, ठीक है। तो अगेन फिर से सेम डायग्राम देखते हैं बेटा। देखो जाइगोटीन में क्या हो रहा है, जाइगोटीन में ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और दूसरा ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। दोनों क्या हुआ बेटा, एक दूसरे के इस तरह से पास में आ गए। पास में आने के साथ ही साथ बेटा यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से इनको चिपकाने के लिए एक सब्सटेंस होता है जो उसको पकड़े रखता है, जैसे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, पहली चीज तो पेयरिंग हो रही है, पेयरिंग होने की वजह से यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो दोनों को पकड़ के रखता है। इसे क्या कहते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ओके, समझ में आया? अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने क्रोमेटिड आपको दिखाई दे रहे हैं, रिस्पॉन्स करो जल्दी। दोनों सेम है लेकिन पेयरिंग होना जरूरी है नहीं ना बेटा। 1 2 3 4, 4 ही तो है। क्रोमेटिड बोल रहा है यहाँ पर, सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, 4 है ना। तो 4 के लिए यहाँ पे इस कंडीशन को क्या कहते हैं बेटा, टेट्राड फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, टेट्राड। अब पेयरिंग हुआ तो 2 होमोलोगस आपस में पेयर किया, तो 2 के लिए यहाँ पे टर्म यूज होता है बाइवेलेंट। यहाँ पे अगेन एक और टर्म यूज होगा, क्या चीज बेटा, बाइवेलेंट। समझे, ये याद रखना है। 4 क्रोमेटिड के लिए यहाँ पे हम टेट्राड बोल रहे हैं, ठीक है। 2 क्रोमोसोम पेयर हुआ और पेयरिंग होने का जो प्रोसेस होता है इसे सिनेप्सिस कहते हैं। एक हम लोगों ने सिनेप्स पढ़े, याद है ना, सिनेप्स पढ़े। सिनेप्स में क्या था,
इस तरह से बेटा जो दो न्यूरॉन है आपस में जब ज्वाइन होते हैं तो इन दोनों का जो जंक्शन होता है वो सिनेप्स कहलाता है। बट यहाँ पे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इस फिनोमिना को सिनेप्सिस कहते हैं। जायगोटिन खत्म, इतना ही हमें याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले सकते हो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कोई पार्ट रिवाइज कराना है तो रिवाइज करा देता हूँ। देख लो जल्दी से। बाइवेलेंट याद रखना है, टेट्राड याद रखना है, जो प्रोसेस होती है सिनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स कहां पर बनता है ये याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आती है क्रोमेटिड वाला, एक और बार बताना। चलो एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखिए बेटा मियोसिस देख रहे हैं हम लोग, मियोसिस में मियोसिस 1 स्टडी कर रहे हैं जिसका प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 का फर्स्ट स्टेज है लैक्टोटीन, जिसमें क्रोमोसोम टाइटली पैक्ड हो रहे हैं। टाइटली पैक्ड होने के बाद ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम दोनों दूर दूर है, दोनों एक दूसरे के पास में आएंगे। पास में आएंगे इस प्रोसेस को सिनेप्सिस कहते हैं। पास में आने के लिए कॉम्प्लेक्स बनता है जो उनको ऐसा बांध के रखेगा, जैसे कि सपोज ये दो क्रोमोसोम बांध देगा, ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा बांध देगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इसको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो है यदि जो अपीयरेंस देखे तो कितने क्रोमेटिड होंगे बेटा? 4 क्रोमेटिड एक दूसरे के पास में आते हैं, तो ये टेट्राड फॉर्मेशन कहते हैं। अभी ये जो कंडीशन थी कैसी थी बेटा? डायड थी, दो थे ना। बट डायड भी अभी हम नहीं कहेंगे, जब इसके बाद जो आगे जाएगा तो एक सेल में से दो क्रोमेटिड रहेंगे तो उसको डायड बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है? टेट्राड फॉर्म हुआ है, क्योंकि 4 क्रोमेटिड है और दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जुड़ रहे हैं तो उसको बाइवेलेंट कंडीशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? लैक्टोटीन भी बता दिया बेटा रितिका। रिद्धि कैसे 4 होगा? क्या चीज बेटा 4 होगा बताओ? बाइवेलेंट रिपीट किया बेटा साहिल। क्या कंफ्यूज कर रहा बताओ? आभा को समझ में आ गया। कल्याणी क्या कंफ्यूज कर रहा बताओ? यार डायड अभी भूल जाओ आप, सिर्फ आपको यहाँ पे याद रखना है कि 4 जो आपको क्रोमेटिड दिख रहे हो टेट्राड है। टेट्राड फॉर्मेशन, टेट्राड फॉर्मेशन मींस हाँ क्रोमेटिड 4 है ना बेटा, इसलिए टेट्राड बोल रहे हैं। ईश्वरी को समझा, कल्याणी को समझा, जानवी को समझा। रिद्धि बेटा आभा को भी समझ में आ गया। रिद्धि, कस्तूरी, अनिकेत, आयुष, सिनेप्सिस जायगोटिन में ही होता है, जायगोटिन पढ़ रहे हैं हम लोग। सिनेप्सिस फिर से बता दो। ठीक है, समझ गया कस्तूरी को, प्रगति को सिनेप्सिस, निधि भी समझा अब। ओके, सिनेप्सिस का मतलब बेटा ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम जो दिख रहे हैं आपको, दोनों भी एक दूसरे के साथ इससे जुड़ जाएंगे। एक काम करता हूं, जस्ट वेट। सिनेप्सिस, जस्ट वेट, मैं आपको एक स्लाइड शेयर कर रहा हूं, उसमें समझाता हूं, समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग जो है सिनेप्सिस, इसमें मियोसिस वाला इवेंट है क्या? हाँ देखो बेटा यहाँ पे ये जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है इसमें देखो एक G0 फेज है, ये S फेज है, G2 फेज है, ये इधर G1 फेज है। ठीक है, और ये M फेज माइटोसिस वाला, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इस तरह से यहाँ पे फेजेस दिख रही है आपको। अब ये जो फेजेस यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले इंटरफेज हमने देखे थे जिसमें G1 आता है, S आता है और G2 आता है। S फेज में क्या होता है? सेल डुप्लीकेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे DNA फॉर्म होता है माइटोसिस के लिए। और दो गैप फेज है G1 G2, ये हमने देखे। रिद्धि, सिस्टर क्रोमेटिड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड को भी गिनना पड़ेगा या सिर्फ सिस्टर ही लेना है? 4 क्रोमेटिड कैसे लिया वो नहीं समझा। ठीक है बेटा रिद्धि बता दे रहा हूँ, जस्ट वेट। 4 क्रोमेटिड कैसे आ रहे हैं वो समझा दे रहा हूँ। माइटोसिस हम देख रहे थे पहले, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो क्रोमोसोम है एक्चुअली पहले इस तरह से रहते हैं, दिखाई दे रहा है। और प्रोफेज वाली जो स्टेज है, ये जो दोनों क्रोमोसोम है ये जो दिखाई दे रहे हैं ये सेंट्रियोल्स, ये क्या होंगे बेटा? ऐसा अपोजिट पोल पे मूव करेंगे और यहाँ पे स्पिंडल ट्यूबुल्स फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो ये जो सेंट्रियोल्स जो है ये क्या कर रहे हैं बेटा? इस तरह से डबल हो रहे हैं, देन मूव कर रहे हैं अपोजिट पोल पे। समझे? ये जो इक्वेशनल जो पोल होता है यहां तक पहुंच जाएंगे, देन स्पिंडल फाइबर्स बनेगा। तो ये जो सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होके मूव कर रहा है, तो सेंट्रियोल डुप्लीकेट कहां पर हुआ? ये भी एस फेज में ही हुआ है। समझ गए? देन माइग्रेट हुआ। अब इसके बाद क्रोमोसोम जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये कंडेंस्ड हुआ है। कंडेंस्ड होने के बाद अभी क्या होगा बेटा? यहाँ पे यदि हम देखें तो ये प्रोफेज डायरेक्टली बता दिया, एस फेज वाला जो पार्ट है हाँ समझ लो। ठीक, इसमें प्रोफेज भी जो है वो समझा रहा है। प्रोफेज में देखो ये जो क्रोमोसोम फॉर्म हुआ है वो क्या होगा बेटा? कंडेंस्ड होगा और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो रहा है। देखा ना आपने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक होते हुए दिखाई दिया होगा।
अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये ब्रेक होता है, क्रोमोसोम और ज्यादा कंडेंस्ड हो जाते हैं। कंडेंस्ड होने के बाद देखो ये इस तरह की कंडीशन दिखाई दे रही है, दोनों क्रोमोसोम जो है बेटा ऐसे क्या हो गए हैं, कंडेंस्ड हो गए हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है, ये कंडेंस्ड हो गए। कंडेंस्ड होने के बाद अब स्पिंडल फाइबर जो है ये फॉर्म होगा। तो देखो क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और इस तरह से पेयरिंग जो मतलब ये दो क्रोमेटिड जो है मतलब वो डीएनए कंटेंट वाले क्रोमोसोम, तो ये दोनों एक साथ जो है ये सिस्टर क्रोमेटिड है, समझे। तो अब यहाँ पे देखो आपको दो ब्लू ब्लू दिख रहे हैं और दो रेड रेड दिख रहे हैं, तो दो सिमिलर टाइप के जो क्रोमोसोम है ये सिस्टर क्रोमेटिड है। ये जो दो रेड आपको दिखाई दे रही है, सॉरी दो होमोलोगस क्रोमोसोम ये वाला है, दो होमोलोगस ये वाला है, समझ रहे हैं क्या बेटा, ये हाईलाइट करूं, रिद्धि आपका डाउट यहाँ पे क्लियर होगा। देखो एक तो हाँ कल्याणी को समझा, ये वाला और ये वाला होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये वाला और ये वाला होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो अभी इस फेज में क्या हो रहा है बेटा, ये जो दोनों भी होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ना, कौन से वाले, ये वाले आपस में पेयर कर रहे हैं। तो पेयर करने की वजह से यहाँ पे जो क्रोमेटिड है कितने है बेटा, 1 2 3 4। तो ये जब पेयर करेंगे तो इस फिनोमिना को सिनेप्सिस कहते हैं। और ये जो 4 क्रोमेटिड है, तो ये चारों जब एक साथ आ जाते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं बेटा, टेट्राड फॉर्मेशन। रिद्धि अभी क्लियर हो गया होगा शायद। ऐसे बेटा अपर वाले भी लेंगे ना, अपर वाले का अलग है बेटा, हमारे टोटल जो 46 क्रोमोसोम है ना सभी पे सेम प्रोसेस हो रहा है। ऊपर वाले दो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो दोनों भी जुड़ेंगे, उनके बीच में पेयरिंग होंगी, उनके बीच में सिनेप्सिस होगा। ऐसे फिर और है, ऐसे टोटल 23 पेयर बनेगा कि नहीं, क्योंकि एक सेल में सिर्फ ये दो क्रोमोसोम ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे हम बताएं कि कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ ये सिर्फ ब्लू के ऊपर वाले जो है ये वाले बोल रहे हैं ना, अच्छा अच्छा समझ में आ गया। आप जो है, हाँ समझ गया आपका डाउट क्या आ रहा है बेटा, आप समझा मैं। देखिए आप सेंट्रोमियर के अकॉर्डिंग जो देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, देखो ये एक सेंट्रोमियर, इस पे आप ये वाला ऐसे एक और एक दो क्रोमेटिड, फिर ये वाला और ये वाला ऐसे आप समझ रहे, तो 1 2 3 4, एक में आप 4 काउंट कर रहे हो, समझे क्या रिद्धि, ऐसे ही कुछ है ना शायद, आप समझा बेटा। देखो ऐसा नहीं रहता है, हम देखो इसको ऐसे जब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पार्ट एक रहेगा और ये वाला एक रहेगा, ठीक है, वो आर्म है, क्रोमोसोम जो है ना सेंट्रोमियर से जो जुड़ा है उसका ये आर्म है, ये एक आर्म रहेगा और ये दो रहेगा, बट वो कंप्लीट पार्ट एक सिंगल क्रोमेटिड कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया बेटा अभी, अब कंफ्यूज नहीं होंगे आप, तो उसको एक कंसीडर करेंगे, 8 नहीं होगा वो उस तरह से। चलो तो लेप्टोटीन हो गया, जाइगोटीन हो गया, पैकाइटिन देखते हैं। ठीक है, जिसको जब जब स्क्रीनशॉट लेना लेते जाना बेटा अपने हिसाब से, अपने सिक्योरिटी के हिसाब से। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे, और नेक्स्ट पोर्शन जो है नेक्स्ट हमारा स्टेज है, और नेक्स्ट स्टेज जो आएगा वो कौन सा रहेगा बेटा, लेप्टोटीन हो गया, जाइगोटीन हो गया, अभी क्या आएगा, पैकाइटिन। पैकाइटिन मेन फेज है बेटा जहां पे रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन, इसी को क्या कहते हैं बेटा, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, एक ही को एक टर्म लिखता हूं, ये तो आप जानते हैं वैसे भी। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन क्या होगा और कैसे होगा वो हम समझेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पे ये जो इवेंट है पैकाइटिन जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगा, अब ये काम करते हैं, कंप्लीट सेल नहीं बनाता मैं, छोटा सा इस तरह से सेल बनाता हूँ। ठीक है, ये सेल हो गया, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मैंने यहाँ पे सिर्फ सेल बनाया हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बनाया हूँ। ठीक है, इसमें एक इस तरह से ये ऐसा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आएगा, उसके अंदर ये प्रोसेस हो रही है, समझे। तो ये सेल हो गया, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो है ये क्रोमोसोम है, समझ में आ रहा है। अभी क्या होगा, ये जो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे पेयर करने वाले हैं, समझ लो बेटा, ये वाला पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक और कलर ले लेते हैं, इसके लिए ना हम लोग रेड कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा, और जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो बनाया है ना उसको मैं ऐसा ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ओके, तो अभी थोड़ी देर के बाद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि कलरफुल जब बना रहेगा तो आपको अच्छे से समझेंगे, फिर बाद में हम लोग ये सारी चीजें एनिमेशन से और अच्छे से समझ लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम का एक पार्ट हमने देखे थे कौन सा, ये वाला इस तरह से, समझे। फिर उसी के साथ साथ अगेन एक और क्रोमोसोम है हमारा, कौन सा वाला, रेड वाला। तो
अभी क्या होगा, यहाँ पे ये जो अगेन एक क्रोमोसोम जो है इस तरह से, तो क्या होता बेटा, यहाँ पे ये वाला जो क्रोमोसोम है इसके साथ इस तरह से मिक्स हो जाएगा क्रोमेटिड, और ये वाला इस तरह से मिक्स हो जाएगा। मीन्स पैकाइटिड में क्या हो रहा है, एक तो इधर का ये जो था ये सिस्टर क्रोमेटिड था, और इधर का ये जो था ये सिस्टर क्रोमेटिड था। बट ये जो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है एक दूसरे के साथ इस तरह से क्रॉस करेंगे, एक दूसरे को पकड़ लेंगे, उनके बीच में इस तरह से क्या होगा, पकड़ने का देखो ये वाला आधा सेगमेंट इधर चला जाएगा और ये वाला आधा सेगमेंट इधर आ जाएगा, तो इनके बीच में क्या होगा बेटा, जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये जो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है इनके बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ये पैकेटिन स्टेज होती है। ये रेड वाला कुछ पार्ट कट के इधर चला जाएगा और ये ब्लैक वाला कुछ पार्ट कट के इसमें आ जाएगा। समझ रहे हो बेटा, इस तरह से यहाँ पे ये प्रोसेस होगा। समझ गए, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल, और वो भी किसमें बेटा, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है उसमें। तो ये वाला डायग्राम को मैं यहाँ पे अगेन फिर से बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे। इस तरह से ये ब्लैक वाला हो गया, ये तो कंप्लीट था हमारा। इस तरह से ये रेड वाला हो गया, इस तरह से ये ब्लू वाला है, ब्लू के साथ तो कोई भी टेंशन नहीं है। इससे चेंजेस जो आएंगे क्या होगा बेटा, ये जो ब्लैक वाला है इसके साथ इस तरह से रेड वाला आ जाएगा, और ये जो रेड वाला है इसके साथ इस तरह से ब्लैक वाला आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। समझे, तो ये जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल अपने आप नहीं होता है, जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। जो एंजाइम है उस एंजाइम को कहते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम। कौन सा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है, इस एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पे ये प्रोसेस होगा। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है क्या कर रहा है बेटा, रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस को हेल्प करता है। यहां तक के समझ में आया बेटा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन और पैकाइटिन, तीन स्टेज हम लोगों ने यहाँ पे देखे। ठीक है, पेयरिंग तो बेटा हो गया था नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में। पेयरिंग देखिए, पेयरिंग मतलब देखो अभी सिर्फ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना है, अब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में एक दूसरे को ऐसा पेयर किए, पेयर करने के बाद अपना जो थोड़ा थोड़ा जो सेगमेंट उन्होंने एक्सचेंज कर लिया, इस तरह से ऐसा हुआ है। ठीक है, सिनेप्सिस होने के बाद जाइगोटिन में सिर्फ क्या हुआ, दोनों क्रोमोसोम आपस में चिपके ऐसे। ठीक है, क्रोमोसोम सिर्फ ऐसे चिपके, बट अभी यहाँ पे इस तरह से क्या होगा बेटा, एक्सचेंज कर रहे हैं मटेरियल को ऐसा। ठीक है, अब ये एक दूसरे के दूर दूर जाएंगे, अब दूर दूर जब जाते हैं तो दूर दूर जाते हैं तो देखो ये ऐसा ऐसा बना हुआ है, फिर ये दूर दूर जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसा। अभी ये ऐसे ही था ये, अब ये दूर जाएंगे तो ऐसे क्रॉस के समान एक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसे कियास्माटा कहते हैं, जो इस स्टेज में नहीं, इसके बाद वाली स्टेज में होता है। हाँ, सिर्फ एक ही सिस्टर क्रोमेटिड है बेटा, देखो ये एक सिस्टर क्रोमेटिड और ये एक सिस्टर क्रोमेटिड, तो दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है इस टाइम। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, क्योंकि इसके बाद ये सब हटने वाला है। चलो समझ में आ गया, वैष्णवी बेटा समझा, और किसी के डाउट थे इसके पहले देखने दो मुझे क्या है। सिनेप्सिस होने के बाद जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है बेटा कल्याणी। पेयरिंग हाँ बेटा रिद्धि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में हो रहा है पैकाइटिन में। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएंगी जो क्या कहलाएगा, चलो और कोई पर्सन है ऐसा जिससे नहीं समझा है या रिवाइज करना है। दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, देखो यहाँ पे पेयर हुआ, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर रहे हैं जो पैकाइटिन स्टेज में हो रहा है। ठीक है, चलो अब डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में क्या होगा बेटा, ये जो दोनों बने ऐसे सेपरेट होना चालू कर देंगे। ठीक है, तो अभी देखिए कहां बताऊं मैं, इधर बताता हूं। ये वाला डायग्राम अभी फिलहाल रहने देते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये हटा देते हैं यहां से, जाइगोटिन को भी हम, बाइवेलेंट को भी हटा देते हैं।
तो अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है बेटा, सेम कंडीशन। अभी हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप जो है 1 2 3 4 LZP डी मतलब क्या होगा, अभी डिप्लोटीन आएगा। डिप्लोटीन में ये देखो ये सेल है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। उसके बाद देखो ये जो हमने इसके पहले क्रोमोसोम जो देखे थे, ठीक है, तो क्रोमोसोम जो होंगे अभी क्या होंगे बेटा, एक दूसरे से भागेंगे। ये वाला क्रोमोसोम एक इधर बनाया है, ब्लैक वाला जो है इधर बनाता हूं, ये ब्लैक वाला जो है इस तरह से, फिर उसके बाद एक रेड वाला है और रेड के साथ ब्लैक वाला है। तो देखो ये वाला इस तरह से हमने जो बनाए हैं, और उसके साथ ये वाला जो हमने ऐसा बनाया है। तो अभी देखो ये क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या हो रहा है, दिख रहा है ना, थोड़ा भागते हुए, है ना। अभी इसमें देखो ये रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन रहेगा, यहाँ पे मैं बनाया नहीं हूँ, ठीक है, बना दूं क्या, बना ही देता हूँ, ठीक है, एक मिनट। ये ब्लैक में थोड़ा रेड का पार्ट आ गया इस तरह से, ये ब्लैक में रेड का आ गया, और ये वाला जो रेड है इसमें ऐसा ब्लैक का आ गया। तो अभी क्या हो रहा है बेटा, डिप्लोटीन में ये जो दोनों भी क्रोमोसोम ऐसे जो पेयर किए थे वो ऐसे भाग रहे हैं। भागते भागते देखो एक पॉइंट आता है, मतलब कंप्लीटली नहीं भागते, एक पॉइंट के बाद, इसके बाद अब ये और सेपरेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे आके रुक गए। रुकने के बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर, जो क्रॉस लाइक जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, वो क्या कहलाता है बेटा, कियाज्माटा। तो यहाँ पे जो एक्सेप्ट जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है कियाज्माटा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस बार 6 क्वेश्चन आए, मे बी आप लोगों के टाइम के 6 7 या 5 कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस। इसलिए सेल डिवीजन, सेल साइकिल, सेल बायोलॉजी अच्छे से कंप्लीट कर लो। बायोमोलिक्यूल से भी मैक्सिमम क्वेश्चन आ गए इस बार, उम्मीद नहीं थी बट अच्छे क्वेश्चन आ गए, तो आपको ये अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक्सेप स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना है ना, ये देखो कहाँ गया, ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो बना है, ये डिसोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये टूट रहा है और क्रोमोसोम जो है वो बाहर जा रहे हैं, और एक पॉइंट पे ऐसा अपने आप को पकड़ के रखेंगे, ये पॉइंट पे, ठीक है। इसके बाद अब ये तो टूटने है, बाहर जाने है, बट अभी नहीं, यहाँ पे आके रुक गए। तो ये जो क्रॉस जो दिख रहा है एक्स लाइक स्ट्रक्चर, ये कहलाता है कियाज्माटा, डिप्लोटीन में हो रहा है। ये कहाँ पे हो रहा है बेटा, ये हो रहा है डिप्लोटीन में। अब डिप्लोटीन के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है जिसे डाइकाइनेसिस कहते हैं, लास्ट एंड फिफ्थ डाइकाइनेसिस। अब डाइकाइनेसिस को समझ लेते हैं, ओके। अब डाइकाइनेसिस में क्या होगा, तो डाइकाइनेसिस मतलब मेन जो हमारा प्रोफेज है, प्रोफेज 1, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगा, वो जो सेंट्रियोल्स थे स्पिंडल ट्यूबल्स बनेंगे और अपोजिट पोल पे ऐसे मूव करेंगे, समझे। थोड़ी देर पहले मैंने एनिमेशन में भी दिखाया था, वही सारा प्रोसेस यहाँ पे होगा। तो अब देखो यहाँ पे ये इस तरह से हमारा सेल है। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये ब्रेक होना स्टार्ट हो गई है, ब्रेक हो गई। ब्रेक होने के बाद इसी के साथ साथ यहाँ पे ये जो स्पिंडल फाइबर बने थे इस तरह से, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। जब ये इधर जा रहा है तो इस तरह से यहाँ पे एस्टर रेस का फॉर्मेशन होगा, याद है ना, ये ऐसे, मतलब ये 4 नहीं है, पहले ये यहाँ थे, यहाँ से गायब हो गए, यहाँ पे पहुंच गए। तो इस तरह से एस्टर रेस फॉर्म कर रहा है, स्पिंडल फाइबर बनेंगे। प्रोफेज खत्म, मेटाफेज चालू, तो ये प्रोफेज है, समझे। तो प्रोफेज जो है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होना स्टार्ट हो गया है, और ये जो कियाज्माटा है ना, टर्मिनलाइजेशन होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्माटा जो है वो डाइकाइनेसिस में होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, समझे। कियाज्माटा जो फॉर्म हुआ है वो डिप्लोटीन में हुआ है, और डाइकाइनेसिस में कियाज्माटा टर्मिनलाइजेशन होता है, ये याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेट प्रोफेज और अर्ली प्रोफेज, देखो ये प्रोफेज का पहले वाला जो फेज है वो अर्ली प्रोफेज कहलाएगा, और प्रोफेज का ये वाला जो पार्ट है ये लेट प्रोफेज कहलाएगा। नेटवर्क इश्यू आया था आभा को, डिप्लोटीन वाला फिर से बताना, ठीक है बेटा, डिप्लोटीन से फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, जस्ट वेट। हाँ, तो देखिए बेटा आभा, मैंने यहाँ पे ये बताया हूँ कि डिप्लोटीन फेज जो होता है, पहली चीज तो ये जो क्रोमोसोम जो पेयर किए थे, और यहाँ पे क्या चीज, जो जेनेटिक मटेरियल इस तरह से एक्सचेंज हो गया। देखो ये 2 क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम का ऐसा ये पेयर है, और एक क्रोमोसोम का ये पेयर है, देखो दिखाई दे रहा है ना आपको ये ऐसा। तो ये देखो ये जो क्रोमोसोम यहाँ पे जो पेयर कर रहे हैं, तो ये जो 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ये ऐसे क्रॉस किए है,
अभी क्रॉस होने के बाद इनके बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ, तो एक काम करता हूँ, ये दोनों तो साइड में ऐसे ही रहेंगे, इसको अलग कर देता हूँ। इनके बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ, तो देखो एक्सचेंज कैसे होगा, ये ब्लैक वाला पार्ट ये कैप इधर लगा दिया मैंने, और ये ग्रीन वाला इधर लगा दिया। तो देखो क्या हो रहा बेटा, दिख रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं? ग्रीन में ब्लैक, ब्लैक में ग्रीन, ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया। तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज होने के बाद ये हो गया हमारा कौन सा, डिप्लोटिन स्टेज। अब डिप्लोटिन स्टेज में अब आपस में दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके अलग करते जाएंगे, अलग करते जाएंगे। यहां से ऐसे थे, अलग कर रहे अलग कर रहे अलग कर रहे, और एक पॉइंट पे जैसे इसका कैप को जो मैं ऐसे यहाँ पे चिपका दे रहा हूँ, एक पॉइंट पे आके ये ऐसा देखो, ये इस तरह से चिपक गए, समझे? तो ये क्या फॉर्म हो गया, एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देता है इस तरह से, जो क्या कहलाता है, कियाजमाटा कहलाता है। फिर डायकाइनेसिस में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल पे मूव करेंगे, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होगा, और कियाजमाटा जो है टर्मिनलाइजेशन होता है। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमाटा जो है डायकाइनेसिस में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? मानव 1-4 स्टेज अर्ली प्रोफेज होता है क्या? हाँ बेटा, चलो आवाज समझ में आ गया बेटा। कियाजमाटा टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। टर्मिनलाइजेशन मतलब कियाजमाटा जो है वो क्या होगा, ब्रेक होगा, टर्मिनेट होगा ना। टर्मिनेट क्या होता है बताओ, अलग हो जाएगा, टूट जाएगा, बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, बता दे रहा हूँ स्ट्रक्चर कैसे रहेगा डायकाइनेसिस में, समझ लो, बता दे रहा हूँ, जस्ट वेट। देखो डायकाइनेसिस में स्ट्रक्चर जो रहेगा, पहले तो मेरे को कलर कंफ्यूज करेगा, इसको चेंज करने दो, ये कैप निकालने दो, ये वाला कैप निकालने दो, ये ब्लैक का था, ये ग्रीन का। अभी देखिए डायकाइनेसिस में कियाजमाटा का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, तो ये वाला डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, ये वाला भी हो गया था हमारा, ये सब हटा देते हैं, ठीक है, इनकी जरूरत नहीं है अभी। ये डायकाइनेसिस वाला जो स्ट्रक्चर है ये मैं आपको समझा रहा हूं। देखो ये हमारा क्या हो गया, सेल, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो ब्रेक हो रही है, ठीक है, ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सेल का आउटर वाला पार्ट हो गया हमारा सेल वॉल। फिर उसके बाद ये क्रोमोसोम जो है ये इधर सेपरेट हुआ है, ये क्रोमोसोम जो है इधर सेपरेट हुआ है। इसके बाद देखो ये वाला क्रोमोसोम इधर आया है, अगला मैं ग्रीन कलर से बना देता हूं, ठीक है, ये वाला क्रोमोसोम इधर आया है। तो देखो कियाजमाटा टर्मिनेट हो गया, लेकिन क्रोमोसोम ने दोनों ने आपस में अपने को एक दूसरे को छोड़े नहीं है, चिपके हुए हैं, ऐसा चिपका रहेगा। मतलब ये जो कियाजमाटा जो था वो टर्मिनलाइजेशन हो गया, बट और ऐसा पकड़ के रखे अभी, समझे? तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा बेटा डायकाइनेसिस में। समझ में आ गया, क्लियर हो गया बेटा? ऑर्गेनेल्स जो है वो भी क्या हो गए, अभी यहाँ पे डिसअपियर हो गए हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो भी आप लोग। चलो आगे बढ़े, नो डाउट, चलो वेरी गुड। अब आता है मेटाफेज। प्रोफेज 1 कंप्लीट हुआ, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे मेटाफेज 1। अब बताओ मेटाफेज 1 में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है अलाइन टू द सेंटर, सेंटर में अलाइन होगा। देखो अभी अभी यहाँ पे हम लोग मेटाफेज फर्स्ट देखेंगे। तो मेटाफेज फर्स्ट में ये सेल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली मेटाफेज 1 में क्या होगा बेटा, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी होता है, ये भी गायब हो गया। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो भी गायब हो गए, ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा, ना तो गोल्गी बॉडी दिखेगा, ये सारे ये जितने के जितने ये सब गायब हो गए। ठीक है, तो ये वाली स्टेज जो है ये सेल की हो गई। ये सेल की इस स्टेज में अभी देखो इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या हुआ था बेटा, इस तरह से ये सेंट्रियोल्स जो थे ये इधर और ये इधर मूव कर रहा था, ये देखो दिखाई दे रहा है ना, दोनों भी अपोजिट पोल पे मूव कर गए। तो यहाँ पे ये जो है ये सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल्स मूव कर गए हैं, अपोजिट पोल पे आ गए हैं। अपोजिट पोल पे आने के साथ ही साथ यहाँ पे जो क्रोमोसोम है हमारे, ये एक क्रोमोसोम है ये वाला, दूसरा हमारा ये क्रोमोसोम है ये वाला, ठीक है, सेंटर में अलाइन होंगे इस तरह से। अब एक क्रोमोसोम का ये वाला पार्ट हो गया और दूसरा क्रोमोसोम जो है इस तरह से हो गया, बट रेड
और ग्रीन में थोड़ा थोड़ा एक्सचेंज हुआ है मटेरियल। तो इस तरह से ये जो मटेरियल जो है, ये जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ वाला ये हो गया। समझ गए? ऐसा हुआ। अब ये होने के बाद अभी यहाँ पे क्या होगा, कौन सा कलर नहीं लिया हूं मैंने यहाँ पर, सारे तो आ गए। चलो अभी देखो, इस तरह से स्पिंडल एपरेटस जो फॉर्म होता है, स्पिंडल फाइबर बनते हैं, तो बाकी भी क्रोमोसोम रहेंगे ना साथ में। इस तरह से ये सेंट्रल प्लेट फॉर्म होती है, याद है? तो इस तरह से ये जो सेंट्रल प्लेट जो फॉर्म हो रही है, एक और कलर चाहिए था, कलर कम पड़ रहे अभी। तो अभी क्या हुआ बेटा, इस तरह से जो स्पिंडल फाइबर्स आए उसने पकड़ लिया, पकड़ के खींचेगा, खींच रहा है ना, बट अभी खींचा नहीं है, अभी सिर्फ पकड़ के रखा है। तो वो जो सेंटर में अलाइन होने के बाद स्पिंडल फाइबर जाके उसको जो पकड़ रहे हैं, उस फेज को मेटाफेज कहते हैं। मेटाफेज 1, किसी का डाउट है क्या? अरेंज ऑन एक्सिस। हाँ बेटा सुजल आपका हैंड रेज हुआ था, कुछ प्रॉब्लम है? मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हो गए, तो ये हो गया मेटाफेज 1, वही हमारा माइटोसिस के समान, एज इट इज सिमिलर। क्लियर हुआ बेटा? समझा? यहाँ पर वॉइस अटक रहा है अभी, देखो वॉइस ब्रेक हो रहा है कि बाकी लोगों के साथ? समझा? वेरी गुड। चलो तो ये हो गया मेटाफेज 1। अब बताओ एनाफेज 1 में क्या होगा, ये वाली बॉडी इधर चली जाएंगी और ये वाली बॉडी इधर आ जाएंगी, दोनों क्या होगा, एक दूसरे से डिवाइड हो जाएगा। तो एक काम करते, इधर का जो है, किसी को कोई स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना ना, हटा दो ये सब, क्लीन कर दो कोड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट। किसी का कोई मैसेज नहीं आ रहा है? हाँ चलो, तो अभी देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट हम देखेंगे, ये सारा हो गया हमारा। बेटा ये वीडियो एक बार देखना और एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? तो आपको हेल्प मिलेगी। वीडियो के लिए अश्विनी मैम से कांटेक्ट करना, मुझे कोई नहीं बोलेगा सर वीडियो दो। आज का वीडियो वैसे मुझे लगता है कि कोई फ्लक्चुएशन नहीं आया है कल के समान, कल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 के बाद आएगा क्या चीज, एनाफेज 1। एनाफेज 1 में ये हमारी सेल है, समझ गए? अभी ये सेल में कहा गया हमारा, कौन सा कलर था, हाँ ये इस तरह से ये स्पिंडल फाइबर ने क्या किया बेटा, छोटे होते जा रहे हैं ना, तो वो पकड़ के खींच रहा है, खींच रहा है। तो अभी क्या होगा, ये वाला हमारा एक क्रोमोसोम इधर आ गया है, ये वाला एक क्रोमोसोम जो है इधर आ गया है, ठीक है? एक क्रोमोसोम में क्या था बेटा, ग्रीन के साथ रेड था, और दूसरा क्रोमोसोम हमारा जो था ये इस तरह से था। तो इसका थोड़ा थोड़ा सेगमेंट जो एक्सचेंज हुआ है ये भी बना देता हूं। तो अभी क्या हुआ बेटा, ये जो सेंट्रल प्लेट है, इससे दोनों भी क्रोमोसोम जो है, दोनों भी जो क्रोमोसोम जो थे वो डिवाइड हो गए। समझ में आ गया? तो अब ये कंडीशन जो है ये क्या कहलाएगी, डायड। दो ही क्रोमेटिड है ना, एक में एक, एक में एक। बट अभी देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बना, अभी एनाफेज 1 हुआ है। एनाफेज 1 के बाद अब क्या आएगा, टीलोफेज 1। ठीक है, स्टेप देखो बेटा, ये ऐसे हम जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा जा रहे हैं, ठीक, समझना आपको है। इस तरह से हम जा रहे हैं। अब टीलोफेज 1 में क्या होगा बताओ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोफेज का अपोजिट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, न्यूक्लियोलस फॉर्म होगा, और क्या होगा बताओ, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब रीअपियर हो जाएंगे। समझ गए? हाँ। फिर उसके बाद देखो ये जो क्रोमेटिड जो है वो कंप्लीट फिर से क्रोमोसोम थ्रेड नहीं बनाते, क्योंकि इसके बाद आगे और डिवीजन करना है। तो अभी देखिए ये जो स्टेज है, इस स्टेज में इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई है, समझे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने के बाद फिर यहाँ पे ये जो क्रोमेटिड है, ठीक है, मींस क्या कहलाएंगे, क्रोमोसोम, ठीक है? कौन से कलर है मेरे पास अभी, हाँ कहाँ है, ये रेड है और इसमें थोड़ा सा ऐसा बना देते हैं, फिर उसके बाद ये ग्रीन है। तो इस तरह से अभी यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया न्यूक्लियर डिवीजन, मींस कैरियोकाइनेसिस। पढ़े ना हम लोगों ने, पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। तो टीलोफेज 1 कंप्लीट हो गया। टीलोफेज 1 के बाद अभी यहाँ पे क्या होगा, ये एक सेल बन गई, ये दूसरी सेल बन गई, ये उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ये इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, इसमें ये एक क्रोमोसोम हो गया, ठीक है? ये इस तरह से
उसके बीच उसका जो सेगमेंट है ये वाला इस तरह से आपस में ये फॉर्म हो गया। तो अभी यहाँ पे देखो क्या है, अब आप बोलोगे कि पहले का कंडीशन, तो ये बेटा ये जो क्रोमेटिड जो है दूसरा वाला वो डीएनए कंटेंट है, समझे? तो डिवीजन रिडक्शनल हो गया है, इधर 23 क्रोमोसोम रहेंगे और इधर भी 23 क्रोमोसोम होंगे, तो ये कहलाएगा रिडक्शनल डिवीजन। और इसके बाद अब चालू होगा बेटा नेक्स्ट स्टेज जो कहलाएगा हमारा मियोसिस 2। यहां तक समझ में आया क्या सभी लोगों को? भागने वाले भाग गए बेटा, बहुत सारे लोग भाग गए हैं। क्रोमेटिड हॉरिजॉन्टली अलाइन होगा बेटा, कैसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है? अभी डायग्राम में तो समझा दिया, कंसेप्ट समझो। और क्या डाउट आ रहा है आप इससे? हाँ बेटा रिद्धि, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके, मैं बोल दूंगा उन्हें। चलो क्लियर हो गया, वेरी गुड। हाँ बेटा रिद्धि, ओके गुड। कस्तूरी डॉट मैसेज आया मींस क्या समझू? हाँ चलो, अभी क्या हो गया बेटा, इस तरह से टीलोफेज 1 कंप्लीट हुआ। किसी को स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना है? एनाफेज फिर से बताना है, ठीक है? आवाज नहीं आ रहा, अभी देखो आवाज आ रहा है क्या? स्पिंडल फाइबर का फॉर्म होते हैं। स्पिंडल फाइबर बेटा जब जो सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल पे मूव करता है ना, उस टाइम पे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। मींस प्रोफेज का एंड स्टेज और स्टार्टिंग ऑफ मेटाफेज, ठीक है? इसमें यदि हम समझेंगे ना तो इसमें और भी कॉम्प्लिकेटेड है। अर्ली मेटाफेज भी होता है, लेट मेटाफेज भी होता है, इतना डिटेल में हमको नहीं जाना, हमको मेन कंसेप्ट समझना है, मेन इवेंट हमें याद रखना है, ठीक है? चलो, किसी का कहाँ डाउट था बेटा? कोई तो भी कुछ बोला था मुझे। तेजस्विनी बेटा क्या पूछे थे आपने? कहाँ गया मैसेज? बेटा फिर से रिप्लाई करो, मैसेज बहुत ऊपर चला गया। एनाफेज फिर से बताना है। देखो मेटाफेज में क्या हुआ, इक्वेटर में अलाइन हुआ। एनाफेज में ये जो दोनों थे ये दोनों सेपरेट हो गए इस तरह से, एक इधर आ गया और एक इधर चला गया, अलग अलग हो गया। टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, ठीक है? इसके बाद ये क्या होगा, ये होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या हो गया, सेल अलग अलग डिवाइड हो गई, साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो गया। तो वन पेरेंटल सेल से अभी टू डॉटर सेल्स बन गई है जो कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को लेके। इसके बाद अब यहाँ पे मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ गया बेटा वैष्णवी? हाँ क्या तेजस्विनी? चलो आगे बढ़े। अभी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा मियोसिस 2 में, थोड़ा सा समझ सकता हूं मैं कि टाइम ज्यादा हो गया है, बट आप अभी इसको छोड़ दोगे बीच में तो प्रॉब्लम होगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। ज्यादा नहीं, 10 मिनट और दोगे तो आपका मियोसिस 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तेजस्विनी बेटा एनाफेज फिर से लिखे थे आपने, अभी समझा गया? तेजस्विनी का मैसेज नहीं दिख रहा मुझे, कंटिन्यू कर ले बेटा आयुष। ओके तेजस्विनी रिप्लाई दो, एक एक का बेटा कंसेप्ट क्लियरिटी जरूरी है। तेजस्विनी समझा सर? ओके ठीक है। अब देखो बेटा मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो फेज आती है वो होता है गैप फेज, ठीक है? अभी हमारा सेल यहां तक पहुंच गया, ठीक है? अभी इसको मैं नहीं हटा रहा हूं, ठीक? तो अभी देखिए क्या था, मियोसिस 1, जब मियोसिस 1 होता है तो इसके पहले देखो, जब मियोसिस जो स्टार्ट होता है तो पहले क्या आएगा, इंटरफेज आएगा। इंटरफेज के बाद M1 आता है, M1 के बाद अभी यहाँ पे M2 चालू होता है। लेकिन मियोसिस 2 स्टार्ट होने के पहले इन दोनों के बीच में एक गैप फेज आती है बेटा, मतलब सेल जो है थोड़ी देर के लिए पॉज लेती है और उस पॉज को कहते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस, इंटरफेज नहीं है बेटा, ये इंटरकाइनेसिस है। यदि इंटरफेज होता तो डीएनए फिर से डुप्लीकेट होता था, बट यहाँ पे इंटरफेज नहीं होगा। यहाँ पे सेल थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे, थक गई ना यार, बहुत मेहनत करी, थोड़ा रुकना पड़ेगा ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे पॉज होता है, उस पॉज को कहते हैं इंटरकाइनेसिस। ये जो है ये क्या है, इंटरफेज है। इंटरफेज M1 इंटरकाइनेसिस एंड M2, M2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, देन टीलोफेज 2, ये आएगा। और ये सारी प्रोसेस एज इट इज सिमिलर टू माइटोसिस जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखी है। तो अब बताओ बेटा, ये सेल में जो प्रोसेस होगा ये सेल में भी प्रोसेस होगा, दोनों में सेम प्रोसेस होगा। अब दोनों में सेम प्रोसेस जब होगा तो ये क्या होगा बेटा, ऐसे दो सेल में डिवाइड हो जाएगा और ये वाला भी ऐसे दो सेल में डिवाइड हो जाएगा।
दो सेल में जब डिवाइड होगा तो एक जो क्रोमेटिड है इधर चला जाएगा, मतलब एक क्रोमोसोम, फिर एक ब्लैक वाला इधर चला जाएगा, उसके बाद देखो एक रेड वाला जो है इधर चला गया और एक ग्रीन वाला इधर चला गया। तो ये देखो बेटा जो रेड वाला है उसमें जो है कॉम्बिनेशन अलग रहेगा और ग्रीन वाला जो है ये अलग रहेगा। मतलब देखो 4 स्पर्म बन रहे हैं ना, याद है 4 स्पर्म बनते हैं, स्पर्म देख लो ओवम देख लो। तो अब देखो यहाँ पे 2 स्पर्म जो है बेटा ओरिजिनल कॉम्बिनेशन को लेके है, बट बीच में 2 स्पर्म जो है वो क्या हो रहा है, मिक्स टाइप के कॉम्बिनेशन को लेके है। तो इस तरह से 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होगा, समझे। बट यहां से यहां तक का इवेंट कैसे होता है ये हमें समझना है। क्लियर हुआ बेटा, समझ में आया। तो अब एक काम करते हैं, हम किसी एक सेल को लेकर के समझते हैं, तो जैसा इधर होगा ऐसा इधर भी होगा, एक कॉम्बिनेशन समझना बेटा, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलो तो आगे देखते हैं, जिसमें प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज और टेलोफेज क्या होता है ये अब हम समझेंगे, ठीक है। चलो क्लीन कर दो, यस नो बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या चीज, ये एक सेल है, ये उसका मेम्ब्रेन है, ये इसमें इस तरह से ये क्रोमेटिड है। तो पहली चीज तो बेटा प्रोफेज 1 जो होता है, प्रोफेज 2 जो होगा, प्रोफेज 2 में क्या होगा बताओ। प्रोफेज 2 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होगा, समझे। यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी गायब हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर जो बनेंगे सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल पे क्या करेगा, मूव करेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो क्या आएगा, मेटाफेज 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मेटाफेज 2 में क्या हुआ, अभी ये हमारा क्रोमेटिड जो है क्रोमोसोम, ठीक है, 2 क्रोमेटिड को लेके जो है इस तरह से ऐसा रहेगा, ठीक है। मेटाफेज 2 में क्या होगा, तो मेटाफेज 2 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली गायब हो गई है। कंप्लीट गायब होने के बाद यहाँ पे इस तरह से स्पिंडल फाइबर्स बन गए हैं। स्पिंडल फाइबर बनने के बाद यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो क्या हुआ है, ऐसा सेंटर में अलाइन हो गया है, समझे। फिर मेटाफेज 2 के बाद आता है एनाफेज 2। एनाफेज 2 में ये पकड़ के अपने तरफ इसको दोनों को क्या करेगा, खींच लेगा। तो ये आ गया यहाँ पे एनाफेज 2। एनाफेज 2 में क्या हुआ, एक क्रोमेटिड जो है इस तरह से, दूसरा वाला जो है इस तरह से, आपको याद है ना वी शेप एल शेप पढ़े थे ना, सब मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, याद आ रहा है, इसी तरह से होता है यहाँ पर। ये जब पकड़ के एक दूसरे को खींचते हैं ना, तो कोई एल के समान दिखाई देता है, कोई वी के समान दिखाई देता है, क्योंकि उसका आर्म कितना बड़ा है और सेंट्रोमियर का पोजीशन कैसे है, कितने दूर है, उस पर डिपेंड करता है। वो सब कंसेप्ट यहीं पे आते हैं। तो टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक ये भी पढ़ के आ जाना बेटा, ठीक है, इस बार टेस्ट में वो भी आएगा। फिर फाइनली एनाफेज के बाद क्या आएगा बेटा, टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 में क्या होगा बताओ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सेल है ये एक क्रोमेटिड, फिर दूसरा सेल है ये दूसरा क्रोमेटिड, इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई और इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। तो ये एक सेल जो है 2 पार्ट में इस तरह से क्या होगा बेटा, डिवाइड हो गया। एक सेल 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो जब ये एक सेल 2 में डिवाइड हुआ तो एज इट इज इसी के साथ साथ अगेन एक और जो है वो भी रहेगा। तो एक से ये 2 बन गई, सेम एक और जो थी उससे 2 बनेगी, इस तरह से 4 हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आया। ये था बेटा सेल डिवीजन जो आज हमारा कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। एज इट इज सिमिलर टू, क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, माइटोसिस होता है मियोसिस 2। ये वाला जो है इसकी जरूरत नहीं है। चलो वेरी गुड। किसी को कुछ पूछना है अभी, किसी के कुछ डाउट, या एवरीथिंग इज क्लियर, ऑल क्लियर, अच्छे से समझ गया, वेरी गुड बेटा। कल्याणी बेटा क्या डाउट है पूछो। टीलोफेज 2 के बाद
टीलोफेज 2 के बाद कंटिन्यू प्रोफेज 1 होगा क्या? टीलोफेज 2 के बाद कंटिन्यू प्रोफेज 1 नहीं बेटा। हाँ, अब कौन सा वाला? ये इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, सेल डिवाइड हो गई बेटा आयुष। अब इसके बाद ये जो न्यू सेल बना है, ये तो गैमेट्स बन गए ना, गैमेट्स फॉर्म हो गए बेटा। कैरियोकाइनेसिस टीलोफेज तक के होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस आता है। टेट्राड में सिस्टर क्रोमेटिड एनाफेज में सेपरेट होगा क्या? एनाफेज, हाँ ये देखो, ये डायड है, दो क्रोमेटिड यहाँ पे सेपरेट हो रहा है, उसके पहले एनाफेज में वहां पे भी सेपरेट हुआ था। कैरियोकाइनेसिस टीलोफेज में नहीं है बेटा, कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज 4 स्टेप्स आती है। साहिल, कल का लेक्चर आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया लगता है। हाँ, स्लाइड 3 में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और किसी के कुछ डाउट है? कल्याणी, हाँ बेटा आप क्या बोले थे, मैं भूल गया यार। हाँ, एनिमेशन भी दिखाना है आपको, बट अभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। एनिमेशन और एनसीईआरटी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख लेंगे। हाँ, स्लाइड नंबर 3 रिवाइज दिखा रहा हूँ बेटा, जस्ट वेट। स्लाइड 3, ये लो बेटा, स्लाइड 3 स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। रुतिका, टीलोफेज 1 के बाद फिर से साइटोकाइनेसिस होगा? टीलोफेज 1 के बाद, हाँ बेटा, टीलोफेज 1 के बाद भी फिर से साइटोकाइनेसिस होगा। कल्याणी का जो डाउट था, टेट्राड में सिस्टर क्रोमेटिड एनाफेज में सेपरेट होते हैं। टेट्राड में क्रोमेटिड एनाफेज, हाँ बेटा सही हो आप। ओके डन, चलो वेरी गुड। चलो तो फाइनली बेटा एंड करते हैं आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, और थैंक्स इतनी देर तक रुके आप लोग, ठीक है। सारी चीजें समझ में आ गया आप लोगों को बहुत अच्छे से। स्लाइड नंबर 5 भी रिपीट करना है क्या? ठीक है बेटा, वेट, स्लाइड नंबर 5 भी बता देता हूँ। स्लाइड नंबर 5, ये लो बेटा, कलश। स्लाइड 4, ये लो बेटा, स्लाइड 4। ओके बेटा बाय, जिसे लीव करना है लीव कर सकते हैं। बाय बाय। 5 फिर से बताना है, ये लो बेटा। हो गया? हाँ बेटा श्रुति का, बट क्या हैबिट हो गई है? आंसर इसका बेटा ए है, 1 और 2 करेक्ट। उम्मीद करता हूँ बेटा इस बार टेस्ट में अच्छा स्कोर लेके आऊंगे आप लोग, ठीक है। जितने लेक्चर्स लिया हूं मैंने, यदि आपने मेरे लेक्चर्स अटेंड किए हो तो लेक्चर पर बेस्ड सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। एनसीईआरटी तो रहेगा, बट इन एडिशनल टू एनसीईआरटी जो भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है। और हर बार होता है, इस बार ही नहीं, हर बार ही होता है, जो भी एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ वो आता ही है। ओके, चलो बाय, मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से स्टडी करो। मैंने एक असाइनमेंट पोस्ट किया था, सबमिट करेंगे अपना आंसर्स, तब आपको आंसर की भी मिलेगी। ओके, तो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने आपको असाइनमेंट पोस्ट किया हूँ, आप लोग वहां से उसके आंसर सबमिट करो, आंसर की लो, नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए रेडी रहो। आज कर दो जल्दी, बात जितना जल्दी करोगे उतना बेनिफिट है। अनिकेत बेटा मैं आपका आज चेक कर लेता हूँ, रिस्पॉन्स दे देता हूँ, ठीक है। चलो बाय बाय।